वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें से 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड लेक्चर की बारी, डेट इज ऑन द मैकेनिज्म ऑन ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय व्हिच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्या होता है कि ब्रीथिंग में 2 स्टेज इन्वॉल्व है, एक होता है आपका इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग में आपके 2 स्टेज इन्वॉल्व होता है, एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉ इन, ठीक है, क्या होता है कि इसके दौरान एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ खींचा जाता है। इट मीन्स कि टेकिंग इन द फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, टेकिंग इन द फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर। यू नो डैट कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो। ठीक है, ऑक्सीजन को आप ब्रीथ करते हो, तो वो आपका क्या है, इंस्पायरेशन है। ठीक है, इंस्पिरेशन है। एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपायरेशन इसके दौरान क्या होता है कि एल्वियोलर एयर को बाहर करता है। ठीक है, इसके दौरान एल्वियोलर एयर को बाहर करता है। इट मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द लंग्स। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंस्पायरेशन मीन्स होता है सांस लेना। ठीक है, इंस्पायरेशन मीन्स क्या होता है, सांस लेना, लेकिन एक्सपायरेशन मीन्स क्या होता है, सांस को छोड़ना। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि एयर्स को लंग्स के अंदर ले जाने के लिए लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट की जाती है। ठीक है, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट की जाती है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है कि इंस्पायरेशन जो आपका, ठीक है, इंस्पायरेशन तभी हो सकता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स की एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स की एयर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो, दैट इज लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम होता है। ठीक है, लंग्स का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम होता है। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपिरेशन तब होता है, ठीक है, इसी टाइप से एक्सपिरेशन तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होगा तो ही आपका एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आगे देखते हैं कि द डायफ्राम एंड इज स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। क्या होता है कि डायफ्राम एंड एक स्पेशल मसल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, ठीक है, एक स्पेशल मसल्स का ग्रुप रिब्स के बीच प्रेजेंट क्या होता है कि रिब्स के बीच प्रेजेंट एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल, देखिए यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल इस टाइप की ग्रेडियंट जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस टाइप की ग्रेडियंट जनरेट करने में आपका हेल्प करता है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या होता है कि इंस्पिरेशन डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। इंस्पिरेशन आपका जो है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिप्स ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम causing and increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral
एक्सेस। ये क्या करता है कि इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिब्स एंड स्टर्नम्स को ऊपर उठा देता है, जिससे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा देता है। आगे देखते क्या है कि the overall increase in the thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume। थोरेसिक का वॉल्यूम किसी भी टाइप से इंक्रीज हुआ हो, ठीक है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes similar increase in pulmonary volume। थोरेसिक का वॉल्यूम किसी भी टाइप से इंक्रीज हुई हो, इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने के कारण पल्मोनरी जो है, जो आपका पल्मोनरी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ठीक है, पल्मोनरी का वॉल्यूम भी सिमिलर इंक्रीज होता है। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। क्या होता है फ्रेंड्स कि यह सिमिलर टाइप की ग्रोथ, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देती है। ठीक है, ये जो सिमिलर टाइप की ग्रोथ है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को क्या करती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं, जिससे बाहर की एयर फोर्सफुली लंग्स के अंदर आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन डायफ्राम एंड स्टर्नम को उनके नॉर्मल पोजीशन पर वापस कर देता है। एंड थोरेसिक वॉल्यूम आपका रिड्यूज हो जाता है। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम आपका रिड्यूज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। इसके परिणाम स्वरूप इंटरपल्मोनरी प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अधिक हो जाता है। ठीक है, आपका जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, जिससे लंग्स की एयर बाहर निकल जाती है, तो एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, डेट इज एक्सपायरेशन। तो आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। क्या होता है कि हम अपनी एडिशनल मसल की हेल्प से, ठीक है, अपनी एडिशनल मसल्स की हेल्प से एब्डोमेन में इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी पर्सन ह्यूमन breathes 12-16 times per minute. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary function। क्या होता है, जो एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन होता है, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन क्या होता है कि 12-16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 12-16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। ब्रीथिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व एयर के वॉल्यूम का अनुमान, ठीक है, उसका एयर के वॉल्यूम का अनुमान स्पायरोमीटर की हेल्प से किया जा सकता है, जो पल्मोनरी फंक्शंस के, ठीक है, जो पल्मोनरी फंक्शन के क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प करता है। ये आपके क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज देखते हैं हम। तो इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, आपका पहला होगा टाइडल वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन, इट इज अप्रॉक्स 500 ml, that is a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि जो इसमें टाइडल वॉल्यूम जो है, इस पे एयर को नॉर्मल लेना होता है, ठीक है, वह नॉर्मल छोड़ना होता है। इट मीन्स कि आप एयर को नॉर्मल इंस्पायर व एक्सपायर कर सकते हो। तो अब एनसीईआरटी की लाइन में आता है कि क्या दिया हुआ है, तो नॉर्मल रिस्पिरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल रिस्पिरेशन के टाइम पर इंस्पायर्ड व एक्सपायर्ड एयर का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है। ठीक है, 500 ml होता है। एक जो आपका हेल्दी मैन है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml एयर पर मिनट की रेट से इंस्पायर व एक्सपायर कर सकता है। ठीक है, 6000 से 8000 ml पर
मिनट की रेट से इंस्पायर व एक्सपायर कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, IRV क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है कि इसमें आप एयर को फोर्सफुली लेते हो, ठीक है, इसमें आप एयर को फोर्सफुली लेते हो एंड नॉर्मल छोड़ते हो। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दिस ऑपरेज टू 500 ml टू 3000 ml। तो इसमें क्या होता है कि एयर की वो एडिशनल वॉल्यूम जो एक व्यक्ति फोर्सफुली इंस्पायर करता है, ठीक है, फोर्सफुली ब्रीथ करता है, ऑवरेज एक मनुष्य क्या करता है कि 2500 से 3000 ml होता है, ठीक है, ऑवरेज या 2500 से 3000 ml होता है। तो आगे देखते हैं हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि आप एयर को नॉर्मल लेते हो एंड फोर्सफुली छोड़ते हो, इसमें आप एयर को नॉर्मल लेते हो एंड फोर्सफुली छोड़ते हो। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस ऑवरेज 1000 ml टू 100,000, ठीक है, 1000 से 1100 ml, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एयर की वो एडिशनल वॉल्यूम जो एक व्यक्ति फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है, ऑवरेज 1000 ml से 1100 ml तक होती है, ठीक है, 1000 ml से 1100 ml तक होती है। अब हम बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम RV। तो इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली छोड़ने के बाद जो बचे, ठीक है, इट मीन्स कि चाहे जितना आप जोर लगा लो लेकिन लंग्स में कुछ एयर रह ही जाता है, तो उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो NCERT में क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस ऑवरेज 1100 ml टू 1200 ml। तो इसमें क्या होता है कि एयर का वॉल्यूम जो फोर्सफुली एक्सपायर के बाद भी लंग्स में बच जाता है वो ऑवरेज 1100 ml से 1200 ml तक होता है। तो आगे क्या दिया हुआ है कि बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो क्या होता है कि जो ऊपर कुछ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को, ठीक है, जो ऊपर कुछ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम दिए इनको ऐड कर पल्मोनरी कैपेसिटी डिराइव की जा सकती है जिनका क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है, जिसको IC बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है, ठीक है, इसमें नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है। तो देखिए इसमें NCERT की लाइन में क्या दिया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TB प्लस IRV। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर की टोटल वॉल्यूम जो एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, उसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों इंक्लूड है, TB प्लस IRV, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसकी वैल्यू हम निकालना बताएंगे साइड से, पहले देख लेते हैं कि क्या दिया NCERT में। तो इस एक है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TB प्लस ERV। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एयर की टोटल वॉल्यूम जो एक व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है, ठीक है, जो एक व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है, इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है TB प्लस ERV, ठीक है। आगे देखते हैं आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एयर की वह वॉल्यूम जो लंग्स में बच जाती है, इसमें एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड है, ठीक है। अब बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की, YC की, VC की। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड ERV, TB and IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद एयर की वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक व्यक्ति ब्रीथ करता है, ठीक है,
उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड है। एंड एयर की वह वॉल्यूम जो एक बार फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद एक्सपायर करता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी की। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स इन द फोर्स इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स आरबी, ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद लंग्स में प्रेजेंट एयर की टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम को हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए हम इसके वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, तो सबसे पहले हम वाइटल कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या फार्मूला दिया है, आईसी, ठीक है, आईसी इज इक्वल टीबी प्लस आईआरबी, ठीक है, टीबी प्लस आईआरबी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू है वो है 500, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू है 500 एंड जो आईआरबी है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू है 2500, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा 3000 ml, ठीक है, 3000 ml। तो जो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है उसकी वैल्यू ये 3000 ml होती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, उसका फार्मूला होता है टीबी प्लस ईआरबी, ठीक है, टीबी प्लस ईआरबी। इट मींस कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू है 500 है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 1000 है, पूरा मिला के हमारा क्या हो गया 1500, ठीक है। तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू हो गई, समझ में आ गया आपको। अब ऐसे नेक्स्ट है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, या फारसी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एफआरसी इज इक्वल ईआरबी प्लस आरबी, ठीक है, ईआरबी प्लस आरबी। तो इसमें फ्रेंड्स ईआरबी की वैल्यू 1000 दी गई है प्लस आरबी की वैल्यू जो है 1100, ठीक है, 1100। तो पूरा मिला के कितना हो गया 2100, ठीक है। तो एफआरसी की वैल्यू ये हो गई। अब नेक्स्ट है आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वीसी। तो इसमें इसकी जो क्या फार्मूला है इसके लिए, ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी, ठीक है। इट मीन्स कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 ईआरबी की और टाइडल वॉल्यूम का हो जाएगा 500, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का हो जाएगा 500 एंड आईआरबी का आपका हो जाएगा 2500, ठीक है। तो पूरा मिला के आपका कितना हो जाएगा 4000 वाइटल कैपेसिटी की, ठीक है, 4000 ml। समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे हम टोटल लंग्स वॉल्यूम टीएलसी की, ठीक है। तो टीएलसी के लिए जो फार्मूला है वो है आपका आरबी प्लस ईआरबी, आरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी, ठीक है। तो पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1100 हो जाएगा आरबी का वैल्यू एंड ईआर का वैल्यू हो जाएगा 1000 एंड आपका जो टीबी है इसका वैल्यू हो जाएगा 500 प्लस आपका आईआरबी का वैल्यू है 2500 इज इक्वल टू
5100, ठीक है, 5100 ml। समझ में आ गया आपको कैसे आलू निकालते हैं? तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।